दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपने पिछले वीडियो में इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे का पार्ट शुरू करते हैं। खंडहर में प्रवेश करते ही एक विचित्र सी गंध रजत के नसों में घुसी। वह कुछ ठिठक गया, किंतु फिर दृढ़ता से भीतर प्रविष्ट हो गया। द्वार पार करने पर एक लंबा पतला गलियारा पार करना पड़ा। एक विशाल आंगन में जाकर यह गलियारा खत्म हो गया। आंगन के पूर्व में एक दालान था। शेष तीनों ओर कमरे बने हुए थे जो अब जर्जर अवस्था में थे। रजत ने आंगन की पश्चिमी दिशा में पडीडीडीएचने वाले कमरे को खोला। जर्जर उड्डड़ के हुए किवाड़ चरमराकर खुल गए और वर्षों से बंद रहने की सीली सी बांस एक भभका बनकर बाहर निकली। थोड़ा ठहर कर रजत ने कमरे का अंदर से निरीक्षण किया। द्वार दीवार के बीचों बीच में था और उसकी दोनों तरफ दो बड़ी खिड़कियां थीं जिनमें चीड़ की लकड़ियों के पल्ले जड़े हुए थे। अपने गाइड से कहकर रजत ने कमरे की सफाई कराई। कमरा साफ करते करते ही उसने पूछा था, साहब क्या आप यही रहेंगे? हाँ। क्यों साहब? कुछ कहते कहते गाइड हिचकिचाया। क्या बात है, निडर होकर कहो। रजत ने फिर पूछा तो वह बोला, 50-60 वर्षों से इन खंडहरों का रुख किसी ने नहीं किया है साहब, और यहां तो सुनते हैं कि आत्माएं रहती हैं। क्या? हाँ साहब, वह उधर बस्ती की ओर जो मंदिर पड़ता है दुर्गा मैया का, वह भी तो अपने आप बन गया था। गांव या शहर के किसी मजदूर या राजगीर ने एक ईंट तक न उठाई और रातों रात मंदिर तैयार हो गया। दुर्गा मैया के आदेश से ही कोई इधर नहीं आता, गाइड ने बताया। अच्छा, किसी ने दुर्गा मैया को देखा भी है? रजत ने दिलचस्पी से पूछा। साहब, हम पापी लोगों को तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन यहाँ के राजा जी और उनके वंशजों ने उनके कई बार दर्शन किए हैं। खैर, जो होगा देखा जाएगा, रजत ने बात टालने के ख्याल से कहा। उसे आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास था, किंतु उनके दर्शन या रूप धारण करने की बात पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। भूत प्रेतों या देवी देवताओं के आगमन की बात भला कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वीकार करता है? गाइड ने एक बार फिर आग्रह किया, साहब यहां न ठहरें, इससे अच्छा तो आप उस टीले वाले मंदिर की यज्ञशाला में ठहर जाइए। नहीं दोस्त, मैं यही रहूंगा। अगर दुर्गा मैया को यह नागवार लगेगा तो वह स्वयं आकर मुझे मना कर देंगी। इसी बहाने उनके दर्शन मुझे भी मिल जाएंगे। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, मेरा सामान उधर रख दो और अब तुम जाओ। रात होने वाली है, ज्यादा समय की बीत गया तो जाने में भी मुश्किल होगी। साहब आप अकेले? हाँ भाई, मैं अकेला ही रहूंगा। और हाँ, तुम कल सुबह मेरे खाने के लिए कुछ ला देना, या फिर सुबह आकर कुछ बना ही जाना। अच्छा साहब। वह जाने के लिए मुड़ा तो रजत ने उसके हाथ पर 100 रुपए का नोट रख दिया। ये रुपए रख लो। नाम क्या है तुम्हारा? गेंदा सिंह। खूब अच्छा, कल आना। अच्छा साहब। गेंदा सिंह ने लंबा सलाम ठोका और चला गया। उसके जाने के बाद रजत बैठा नहीं। उसने अपने सामान को एक ओर जमाया और साफ की हुई फर्श पर अपना बिस्तर लगा दिया। आते समय वह अपने साथ कुछ अखरोट, बादाम और सूखे मेवे ले आया था। थोड़े से अखरोट जेब में डालकर वह कमरे से बाहर निकला। द्वार अच्छी तरह बंद करके उसने एक बार पूरे खंडहर का चक्कर लगाया। कहीं कोई खास बात नजर न आई। पुराने समय के जमींदारों के भवनों के ही समान ही यह भी था। जिस कमरे में रजत ने ठहरने का निश्चय किया था, उसी के पार्श्व में एक छोटी सीढ़ी भी थी जो नागिन की तरह बल खाती ऊपर चली गई थी। पूरे खंडहर का निरीक्षण करके रजत इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचा। खुली हुई छत कहीं कहीं टूट गई थी। किनारे की मुंडेर की ईंटें भी खिसकने लगी थीं। काई की काली परत ने पूरी इमारत को स्याह रंग में रंग दिया था। इमारत के बाजू में एक कुआं था जो अब भग्न अवस्था में था। कुआं देखकर रजत की प्यास चमक आई। उसकी बोतल में पानी था, फिर भी उसने पानी की तलाश में चारों ओर देखा। अंधेरा गहरा हो चला था, कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई न पड़ा। मंदिर और टीले अंधेरे में दैत्यों के सायों के समान कांप रहे थे। अंधेरा थरथराने लगा था। रजत ने ऊपर सिर उठाया। नीला आकाश काली चादर ओढ़ चुका था। कालिमा की फटी चादर के सुराखों से रह रहकर किसी सुंदरी भिखारिन के बदन जैसा आकाश चमक रहा था। रजत ने टार्च जला ली और उसकी प्रकाश रेखा के सहारे धीरे धीरे संभल संभल कर नीचे उतर आया।
कमरे में आकर उसने मोमबत्ती जला दी, टिफिन कैरियर से निकालकर खाना खाया और बिस्तर पर लेटकर उपन्यास के पन्नों में डूब गया। रात खिसकती रही और जब नींद में उसकी पलकें बोझिल कर दी, तब हाथ की किताब सिरहाने रखकर वह सो गया। नींद खुली तो सवेरा हो चुका था और सूर्य की सुनहरी किरणें कमरे में खेलने लगी थीं। गेंदा सिंह की कथित आशंका की बात सोचकर वह मुस्कुरा उठा था। सारी रात उस वर्जित प्रदेश में बिताकर संभवतः उसने उन आत्माओं के प्रति धृष्टता की थी, लेकिन उसे इस वर्जित कृत्य से रोकने के लिए किसी आत्मा ने उस तक आने का कष्ट नहीं उठाया था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। टीले पर के उस मंदिर में उसे एक विचित्र प्रकार का आकर्षण प्रतीत हो रहा था। बार बार मंदिर के खुले पट उसका आह्वान सा कर रहे थे। चांदी सी चमकती धूप चारों ओर बिखरी हुई थी। गेंदा सिंह उसके लिए बस्ती से सहज प्राप्त फल, सब्जियां और आटा लाया था। लकड़ियां बटोर कर उसने खंडहर के आंगन में ही एक और चूल्हा बना लिया था और अब रसोई के प्रबंध में जुटा था। रजत का मन बार बार मंदिर की ओर खींचा जा रहा था। वह गेंदा सिंह से कहकर मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर तक जाने के लिए उसे कुल 49 सीढ़ियां तय करनी पड़ी। मंदिर के पट जो नीचे से देखने पर खुले प्रतीत हो रहे थे, वस्तुतः बंद थे। उनका काला रंग कहीं कहीं से उखड़ गया था। मंदिर की दीवारें पत्थर की थीं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। ऊपर गोल गुंबद और फिर ऊंची लंबी चोटी पर रखा हुआ पीतल का कलश जो धूप में सोने का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। रजत मंदिर के द्वार से टिक कर खड़ा हो गया। चारों ओर दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियां फैली हुई थीं। रात में वन्य पशुओं के गर्जन से गूंजने वाला वन इस समय चिड़ियों की मधुर कलरव से गूंज रहा था। मंदिर के पास ही एक आम का पेड़ था। फलों के भार से दबी हुई उसकी शाखाएं धरती का आंचल चूम रही थीं। सिंदूरी आम के फलों को देखने पर देखने वाले के मन में फूलों का भ्रम उत्पन्न होता था। वातावरण अत्यंत सुहावना था। रजत ने घूमकर मंदिर का एक चक्कर लगाया। पीछे की ओर एक छोटा सा द्वार था और उसके पास ही बनी थी यज्ञ वेदी। उस पर जंगली फूलों की लताएं फैल गई थीं। थोड़े अंतर के बाद ही टीले की सीधी ढलान थी जो पीछे एक बड़े गड्ढे में खत्म हो जाती थी। यहां से अगर कोई गिर पड़े तो रजत को झुरझुरी हो आई। अर्ध परिक्रमा करता वह फिर मंदिर के सामने आ गया। कहीं कुछ नवीनता, कोई विचित्रता न होने पर भी रजत को जैसे कोई आत्मिक संबंध मंदिर की ओर खींच रहा था। उसने बंद किवाड़ों को धक्का दिया, लेकिन वे टस से मस न हुए। रजत ने कई बार उन्हें खोलने का प्रयत्न किया और अंत में निराश होकर लौट आया। दूसरे टीले पर एक छोटा सा शिवाला था। टीले का धरातल कठिनाई से 10 वर्ग फीट का ही होगा। काले संगमरमर की छोटी सी शिव मूर्ति के ऊपर सफेद संगमरमर का क्षत्र के आकार का चंदोवा था। शिवलिंग के सामने ही थी नंदी की मूर्ति और वहीं ध्यानावस्थित पार्वती जी भी स्थित थीं। देवताओं पर श्रद्धा न रखने वाले रजत के मन में न जाने कैसे श्रद्धा जाग पड़ी। उसने पास फैली जंगली लताओं से फूल चुनकर मूर्ति पर चढ़ा दिए। मस्तक नवाकर जब उसने सिर उठाया तो चौंक पड़ा। शिव मूर्ति के पीछे ही एक छोटा सा पक्का कुंड था जिसमें साफ पानी का सोता छलछला रहा था। पानी की पतली धार झरने के रूप में धीरे धीरे बहती शिवलिंग के चरण धोती नीचे की ओर उतर गई थी। प्रकृति की इस विचित्र रचना पर रजत चकित रह गया। टीले पर फूटने वाला झरना, यह कल्पना भी असत्य लगती है। दिन भर रजत गेंदा सिंह से बातें करता रहा और आसपास के वातावरण, मंदिरों और उस खंडहर का विवरण अपनी नोटबुक में नोट करता रहा और फिर आ गई वह रात। चारों ओर फैला सन्नाटा, गहरा अंधेरा और पल पल खिसकता समय, बढ़ती भयानकता। आज की रात रजत को रोमांचित कर रही थी। यद्यपि एक रात वह इसी खंडहर में सकुशल बिता चुका था, किंतु आज उसका हृदय व्यग्र था। गेंदा सिंह बस्ती की ओर जा चुका था। मोमबत्ती जलाकर देर से रजत पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द थे कि सब आपस में गड्ढमड्ढ हुए जाते थे। कई बार प्रयत्न करके भी वह कुछ न पढ़ सका तो किताब बंद करके रख दी और सोने की चेष्टा करने लगा। पिघलती हुई मोमबत्ती आधी जल चुकी थी। रजत ने आंखें बंद कर लीं। नींद अभी आंखों से कोसों दूर थी और तभी उसे लगा जैसे कोई बड़ा सा काला ठंडा अंधेरे का टुकड़ा उसके ऊपर छाने लगा। रजत ने घबराकर आंखें खोल दी।
बाहर हवा की साइयां साइयां बढ़ती जा रही थी। लगता था तूफान आएगा। हवा के थपेड़े बार बार कमरे के द्वार से टकराकर भद्द-बद्धा उठते, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जोर जोर से सांकल बजा रहा हो। अजीब खौफनाक माहौल हो रहा था। अचानक हवा के एक तेज झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। बाहर का अंधेरा कमरे में उतर आया। रजत ने चादर अपने गिर्द लपेट ली। तभी सांकल जोर से बज उठी। रजत चौंक पड़ा। इस एकांत निर्जन स्थान में कौन है हो सकता है? उसने जोर से पूछा, कौन है? उत्तर न मिला। रजत ने सोचा, हवा के झोंके ने यह शरारत की होगी और अपनी मूर्खता पर खुद ही उसे हंसी आ गई। किंतु नहीं, यह भ्रम नहीं था। सांकल फिर बजी थी, बिल्कुल उसी ढंग से, उसी अंदाज में। रजत ने सांस रोक ली और कान लगाकर आहट सुनने लगा। अपने संदेह का वह निवारण करना चाहता था। थोड़े अंतराल के बाद फिर सांकल बजी, किंतु इस बार कुछ आहिस्ता आहिस्ता। रजत ने टटोल कर अपनी टार्च उठा ली और दूसरे हाथ से पिस्तौल का हत्था कसकर पकड़ लिया। कौन हो सकता है इस समय? कहीं कोई आत्मा? धत, यह सब मनुष्य का वहम है, कोरी कल्पना। आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं। फिर जरूर कोई डाकू होगा। चंबल की घाटियों में डाकू रहते ही हैं। उन्हीं में से कोई यहां आश्रय की तलाश में आया होगा और प्रकाश की रेखा के सहारे इस कमरे तक। सांकल एक बार फिर बजी। रजत बिना आहट किए पांव दबाकर द्वार तक पहुंचा और खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता कुंडा खोलकर आड़ में खड़ा हो गया। हवा का एक झोंका उड़के हुए किवाड़ों को धकेल कर अंदर घुस आया। बहुत देर तक जब रजत ने कोई आहट न सुनी तो टार्च जलाकर बाहर निकल गया। उसके दाहिने हाथ में अभी भी पिस्तौल का दस्ता दबा हुआ था। सावधानी से उसने पूरे आंगन और आसपास के कमरों का निरीक्षण किया। आंगन में धूल की परतें और पत्तों का अंबार था, किंतु किसी के आने का उसे कोई चिन्ह नहीं मिला। तो क्या वह उसका भ्रम था? यह कैसे हो सकता है? उसने 3 बार सांकल बजने की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। अपने अनुभव को झूठा कैसे समझ ले? मन की तसल्ली के लिए उसने टार्च का रुख कर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर कर दिया। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया तेजी से सीढ़ियों के ऊपरी मोड़ पर गुम हो गया। टार्च से निकले प्रकाश के दायरे में सीढ़ियों पर पड़ी धूल पर 2 छोटे छोटे पैरों के निशान पड़े हुए थे। रजत ने उन्हें ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वह इन पद चिन्हों को पहचानता है। आज से नहीं, वर्षों से वह इन चिन्हों को जानता है। जैसे ये चिन्ह किन्हीं बेहद खूबसूरत गुलाबी तलवों वाले मांसल संगमरी पांवों के हैं, जिनमें पायल बंधी हुई है, फिर भी जिनके थिरकने से आवाज नहीं होती। खामोशी गुनगुना उठती है, हवाओं में संगीत भर जाता है, फिजा महक उठती है। रजत मंत्र मुग्ध सा उन्हें देखता रहा। हर सीढ़ी पर एक पांव का चिन्ह बना था, एक पर दाएं पांव का, दूसरे पर बाएं पांव का। संभल संभल कर उन चिन्हों से बच बचकर रजत ऊपर चढ़ता गया। पद चिन्हों का यह सिलसिला अंतिम सीढ़ी पर जाकर समाप्त हो गया। उसके बाद पूरी छत अछूती थी। कहीं कोई चिन्ह नहीं, कोई आहट नहीं। फिर भी लगता था जैसे कोई दैवी अस्तित्व अभी अभी यहीं कहीं खो गया हो। देर तक रजत छत पर चिन्ह ढूंढता रहा, किंतु निराशा ही हाथ लगी। वह फिर सीढ़ियों के पास आया। एक बार फिर उन पद चिन्हों को देखने का औत्सुक्य वह संवरण न कर पा रहा था। किंतु यह क्या? टार्च के दायरे में अब कोई चिन्ह न था। धूल की मोटी परत अछूती थी, उस पर रजत के पांवों के निशान थे, किंतु वे चिन्ह कहीं नहीं थे। रजत का मस्तिष्क घूम गया। यह सब क्या गोरख धंधा है? क्या उसने किसी चिन्ह को नहीं देखा? क्या उसने जो देखा सुना वह सब भ्रम था? तो सत्य क्या है? कहीं गेंदा सिंह के कहे अनुसार यह सब आत्माओं का खेल तो नहीं? किंतु रजत का मन मस्तिष्क से समझौता न कर सका। उसका तर्क, उसी की बौद्धिकता उसे बार बार कहती रही, यह सब भ्रम है। यह कुछ भी हो सकता है, किंतु आत्मा कुछ नहीं है। रजत ने एक बार फिर छत पर खड़े होकर चारों ओर दृष्टि डाली। अंधेरे में लिपटा हुआ जंगल भयानक हो चुका था। हिंसक पशुओं की हुंकारें बीच बीच में उभर कर वातावरण की भयंकरता को और भी बढ़ा रही थीं। रजत ने टीलों की ओर देखा, जो रात की चादर में लगे धब्बे जैसे ही भयानक थे। अंधेरे में भी उसकी दृष्टि मंदिर वाले टीले पर ठहर गई। वह उसे अच्छी तरह पहचान पा रहा था
और इस अंधेरे में भी उसे महसूस हो रहा था कि मंदिर के दोनों पट खुले हुए थे। गहरे अंधेरे के बीच भी मंदिर जैसे अपने अस्तित्व का आभास दिला रहा था, और उसके वे खुले हुए प्रतीत होने वाले पट, न जाने कौन सा रहस्य उनके वाद्यों के पीछे बंद था। गेंदा सिंह से जब उसने इस संबंध में पूछा तो उसने कहा था, साहब, ये देवी मैया की राजधानी है। मंदिर के पट पिछले 10 वर्षों से नहीं खुले हैं। लगभग 10 वर्ष पहले अचानक ही दिन रात खुले रहने वाले पट आधी रात के समय जोर की आवाज के साथ बंद हो गए, और तब से आज तक बंद हैं। राजा जू ने भी बड़ी मिन्नत की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब से इधर आने से लोग डरते हैं। कुमारी जू पहले यहां रोज पूजा के लिए आया करती थीं। कौन कुमारी जू? राजा जयसिंह की बेटी रूप कुंवर जू। वे ही पट इस समय खुले हुए थे। आधी रात के बाद क्या वे पट सचमुच खुले हुए हैं? रजत को आश्चर्य हुआ कि इतने घने अंधकार में भी वह कैसे समझ पा रहा है कि मंदिर खुला है। गेंदा सिंह ने ही बताया था। उस दिन के बाद रूपा कुंवर जू को किसी ने नहीं देखा। वह कभी घर से बाहर न निकली, किसी ने उनकी आवाज न सुनी। ओह! रजत गहरे चिंतन में डूब गया। वे खुले हुए मंदिर के पट। रजत का मन उसी ओर खींचा जा रहा था। बड़ी ही आत्मीयता से, बड़े आग्रह से मंदिर के खुले हुए पट बाहें पसारे उसे बुला रहे थे। उस ओर जाने की तीव्र इच्छा को वह रोक नहीं पा रहा था। यह अदम्य अभिलाषा क्यों? आकाश पर बादल छाने लगे थे। हवा की गति और तेज हो गई थी। थोड़ी ही देर में आकाश घने बादलों में छिप गया। बिजली चमकने लगी और आसमान की फटी चादर से ढेरों मोती तरल होकर बरस पड़े। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ छोटे छोटे ओले भी गिरने लगे। असमय की वर्षा और यह उपलपात। रजत नीचे उतर आया। कमरे का द्वार खुला था। टार्च के प्रकाश से उसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। मन में उठने वाली इच्छा, मंदिर का आह्वान और आत्मिक आकर्षण उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। मस्तिष्क ने भी तर्क किया, यदि मंदिर के पट खुले हैं तो उनका रहस्य जानना ही चाहिए। कितनी अद्भुत खोज होगी यह। यदि ऐसा नहीं है तब भी शंका का निराकरण तो हो ही जाएगा। अंततः मानसिक जिज्ञासा की ही विजय हुई। टार्च और पिस्तौल लेकर वह बरसते पानी में ही कमरे से बाहर निकल पड़ा। कमरे का द्वार अच्छी तरह बंद करके उसने आंगन पार किया और फिर सावधानी से कदम बढ़ाता गलियारा पार करके खंडहर के बाहर आ गया। सामने लगभग 1.5 फरलांग की दूरी पर खड़ा टीला अभी भी उसे इशारा कर रहा था। मंदिर के कंगूरे पर स्थित कलश बिजली की चमक पाकर जल्द से उठता था। मंदिर का द्वार खुला हुआ ही प्रतीत हो रहा था। रजत तेज कदमों से आगे बढ़ गया। ओले और भी तेजी से गिरने लगे थे। उनका आकार भी अब बड़ा हो चला था। बदन से टकराते ओले रजत को सहरा देते। वर्षा के तेज होने के साथ रजत दौड़ने लगा। दौड़ते हुए रास्ता तय किया उसने और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। यह शीघ्रता बहुत खतरनाक थी। वर्षा के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां थोड़ी सी भी असावधानी होने पर उसे नीचे धकेल देती, लेकिन रजत इन सारी विपत्तियों से बेफिक्र ऊपर चढ़ता जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी बहुत लंबी है। अगला भाग जल्द ही आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।